हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम, साथ ही साथ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों पर अब चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। बहुत बड़ा एक तोहफा मिल चुका है जो है कैबिनेट मीटिंग से। इसके अलावा अब जो है यूपीएस के बाद क्या पेंशनर्स के लिए, जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की आस फिर से जग गई है कि अब यूपीएस के बाद अब पेंशनर्स के लिए 18 माह का डीए डीआर के एरियर्स, 8वां वेतन आयोग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, और भी कई सारे जो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की डिमांड्स थी, उन पर अब आगे क्या होगा या क्या हो सकता है। फिर से कैबिनेट बैठक होने जा रही है आगे वाले दिनों में, जिनमें फिर से चीजें होंगी और साथ ही साथ एनसीजेसीएम के साथ में कई सारी चीजों पर फिर से चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो को डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इसमें कई सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम, साथ ही साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों पर एक डिफरेंस देखेंगे। तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा फायदा है कर्मचारियों को एज वेल एज पेंशनर्स को, और साथ ही साथ जब जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू हुई है उसमें क्या नया है। क्या जो लोग अपने ये वीडियोस देखे होंगे लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें मिस कर दी हैं, जिसके चलते मैं आपको पूरा एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा, और सारी चीजें होने के बाद पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए सारे डाउट्स यूपीएस पर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएस में पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी कई सारी चीजों पर अपडेट्स हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। साथ ही साथ जो अभी हाल में ही एक बड़ा अपडेट आया है यूनियन की तरफ से, फिर से यूनियन में अभी फिर से क्या बोला गया है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या जवाब आए, क्या रिक्वेस्ट सारी अप्रूव हुई हैं, अब आगे क्या क्या हो सकती है, और आपके लिए आगे आने वाले दिनों में क्या क्या खुशखबरी देखने को मिल सकती हैं, सारी चीजों पर बहुत ही डिटेल बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर कर देगा। साथ ही साथ आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मात्र 29 रुपीज आप पे करके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर जो भी आपकी समस्याएं, आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, और आपको इसके अलावा और भी कई सारे उसमें स्पेशल वीआईपी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से एक चीज बता दूं हमारे चैनल के रिगार्डिंग, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट्स, साथ ही साथ जो आपके कर्मचारियों के जो रिलेटेड एग्जिस्टिंग कर्मचारियों से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर भी हम सारी चीजों पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और सारी चीजें लेकर आते हैं। उसी से संबंधित हम आपके वीडियोस और जो कमेंट्स होते हैं वो लेकर आते हैं, और समस्याएं आपकी सॉल्व की जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप सामने जो थंबनेल है, फिर से कैबिनेट बैठक हो सकती है, और अब यूपीएस के बाद 18 माह के डीए डीआर का एरियस, 8वां वेतन आयोग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 4500 बहाली पर लेकर भी हम अपडेट देंगे। उससे पहले थोड़ा सा, और इसके अलावा आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन पर भी सारी चीजों पर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम 18 मंथ्स के डीएडीआर के एरियर्स की, फिर बाद में हम यूपीएस की बात करेंगे, और इनमें डिफरेंस जो चीजें होंगी उन पर भी वहां पर हम सारी चीजों पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के इस बड़ी जीत के बाद में अब 18 मंथ्स के डीए और डीआर की फिर से एक बड़ी डिमांड, या बोल सकते हैं फिर से एक बड़ी आस जग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स प्रोवाइड नहीं कराया गया था। उसके बाद लगातार सरकार इसके रिगार्डिंग मनाही करती रही थी, डिनाई करती रही थी, लेकिन फिर भी यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके बारे में बातचीत करती रही हैं, और उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट भी की। मीटिंग्स में कई बार एनसीजेसीएम की मीटिंग्स भी हुई, कई बार इसमें अपडेट्स भी आए कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियस मनाही की गई थी। लेकिन अब फिर से यूपीएस देने के बाद में कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियस की आस जग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाली जो फिर से एनसीजेसीएम की और कैबिनेट की बैठक होगी उसमें 18 मंथ्स के डीए और डीआर का इशू रखा जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा इशू जो होगा वो होगा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं फिर से जोरों पर है, क्योंकि यूपीएस देने के बाद में अब नेक्स्ट जो बड़ा कदम हो सकता है सरकार का वो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के हो सकता है। आपको बता दूं कि इस साल के यानी साल 2024 के लास्ट तक इस के लिए कमेटी रिकमेंडेशंस की जा सकती है, या कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है, जिसमें कई सारे
जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हो सकते हैं, डीओपीटी के लोग हो सकते हैं, साथ ही साथ उस कमेटी में एनसीजेसीएम और यूनियंस और फेडरेशन के भी लोग होंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे और 2026 तक इसको लागू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा ऐसा अब नहीं है, 8वां वेतन आयोग आएगा। कल ही ऐसा कैबिनेट बैठक में बोला गया है कि टाइम टू टाइम चीजें आएंगी और 8वां वेतन आयोग पर अभी बात करना जल्दबाजी है, लेकिन 8वां वेतन आयोग अपने टाइम पर आएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी भी पहले बोल चुके हैं कि अभी 8वें वेतन आयोग पर ये बात करना जल्दबाजी है, जैसे ही इसका समय होगा यानी 2026 आएगा तो इसका गठन होगा, साथ ही साथ जो रिकमेंडेशंस होंगे वो आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे और 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। अब बात करते हैं पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के अब फिर से कर्मचारियों पेंशन की डिमांड्स हो चुकी है, जिसमें पेंशन में बेसिक में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उम्र आधारित पेंशन में बढ़ोतरी होगी, यानी कि एज से रिलेटेड होगी। 75 ईयर्स तक 5%, 65 ईयर्स तक 5%, 70 ईयर्स तक 10% और 75 ईयर्स तक 15%। और आप सबको पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको 20% बढ़ोतरी और 100 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको 100% वेतन आपको दी जाती है। लेकिन ये जो है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के फिर से अब इसमें चर्चाएं जोरों पर हैं। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाएगा कि क्या पेंशन में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इस की जो मीटिंग हुई थी उसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिलेटेड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 3,000 रुपए किए जाने की बात की थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक पॉजिटिव कंसिडरेशन आया था और उन्होंने बोला था कि अभी मैटर कंसिडरेशन है, इसके रिगार्डिंग भी एक कमेटी गठित की गई है और इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई चीजें निकल कर आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि एफए में पहले 3,000 बोला जा रहा था, लेकिन अब जो है 5,000 रुपए तक बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है। आपको बता दूं, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस उन पेंशनर्स को प्रोवाइड कराया जाता है जो कि नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं और वहां पर उनको ओपीडी मेडिसिन या खर्च के रूप में ये सारी चीजें मिलती हैं और 1,000 रुपए उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उनकी कई सारी चीजों पर उन्होंने बोला है, क्लियरली मेंशन किया है कि अब जो है 8वें वेतन फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बढ़ा करके 1,000 रुपए से बढ़ा करके फिर से इसको 5,000 रुपए तक किया जाना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपए काफी कम होता है। मेडिसिन की इतनी कॉस्ट होती है, 1,000 रुपए कुछ भी नहीं होता, 1,000 रुपए सिर्फ आने जाने का खर्च होता है आज के टाइम में। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 5,000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर का जो मुद्दा है उस पर भी जल्द से जल्द कोई ना कोई हाईलाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट फिर से एक्टिव हो गई है और पेंशन और कर्मचारियों के लिए उनके वेल्फेयर से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो सकती है और इसमें 18 मंथ्स के डीए का एडजस्ट भी शामिल हो सकता है। और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग पे भी जल्द से जल्द कमेटी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि इस पर एक कमेटी गठित हो सकती है नवंबर दिसंबर तक, जिसके अपने रिकमेंडेशंस आएंगे नेक्स्ट ईयर तक और 2026 तक, जनवरी 2026 तक इसका गठन हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला था कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कभी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था 8वां वेतन नहीं आएगा। बस गवर्नमेंट ने यह बोला था कि 8वां वेतन आयोग पर अभी बातचीत करना जो है जल्दबाजी है, जब इसका समय होगा तो कमेटी गठित होगी। साथ ही साथ इस पर जो रिकमेंडेशंस आएंगे उन पर चीजों पर फिर से बहाली की जाएगी। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, यूपीएस की। अब सारी चीजें फिर कल से देख ही रहे होंगे, ये वो नोटिफिकेशन था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। ये स्लाइड थी, सारी स्लाइड में सारी चीजें बताई गई थी कि जो भी की फीचर्स थे यूपीएस के, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे पूरा, और साथ ही साथ कैसे आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्सन क्या होगा, आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलेगी, उस पर भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आप देख सकते हैं पीआईबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया था, जिसमें कई चीजों पर बात की गई थी। इसके बाद हम एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में एक डिफरेंस देखेंगे और क्या इनमें से क्या फायदा है सबसे ज्यादा, वो उस पर भी बात की जाएगी। यहाँ दोस्तों, कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। एकीकृत पेंशन योजना की कई सारे इसके 5 अलग अलग पिलर्स हैं, कल आपने देखा भी होगा। उन पिलर्स पे हम बात करेंगे और सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। एकीकृत पेंशन योजना की जो 5 पिलर्स हैं उनमें पहला पिलर्स है एश्योर्ड पेंशन का, यानी कि सुनिश्चित पेंशन। अब जैसे ही 25 वर्ष की आपकी न्यूनतम जो है सेवा आपकी जो भी होगी उसको पूरा करेंगे तो आपको सेवानिवृत्ति के जो अंतिम 12 महीने होंगे, शायद पहले 7 पे कमीशन में ये था कि 10 महीने की जो प्राप्त जो पेंशन होती थी उसका मूल वेतन लेकर के उसका 50% दिया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 25 वर्ष की न्यूनतम जो अर्हक सेवा है उसको, सेवानिवृत्ति को अब अंतिम 12 महीनों में लेकर के उसका औसत जो भी मूल वेतन होगा वो 50% आपकी पेंशन दी जाएगी।
यह और इसके अलावा अगर आप न्यूनतम वेतन 10 साल की करते हैं, न्यूनतम सेवा 10 साल की करते हैं, तो उसी के लिए हिसाब से आपका जो प्रोपोर्शनेट होगा वो आपको दिया जाएगा। अब देख सकते हैं ये 10 साल की सेवा क्या है इसमें। अब पॉइंट नंबर 3 में देखिए कि अगर आप यानी जो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है यानी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है, इसकी आप बात करें तो न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद आपको सेवानिवृत्ति 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये आपका बेसिक होगा। ये बहुत सारे न्यूज चैनल पर ये सारी चीजें अपडेट नहीं हो रही हैं कि वो 10,000 रुपये टोटल होंगे। मैं बता दूं, कल अब पीआईबी की तरफ से जो प्रेस मीटिंग हुई थी उसको आपको डिटेल में आपको सुना होगा, डिटेल में देखा होगा, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन की गई थी कि जो सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह होगा ये बेसिक होगा। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेस होते हैं जैसे डीआर होता है वो अलग मिलेगा, आपको एफएमए अलग मिलेगा, और पेंशनर्स हैं उनको अलग अलग तरीके जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये मिनिमम पेंशन के सिर्फ बेसिक की जहां बात की जा रही है, इसमें अदर जो अलाउंसेस होंगे उनकी बात नहीं की जा रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे 10 साल की सर्विस के बाद में, आपको 10,000 के बाद जितने भी आपके अदर अलाउंसेस चाहे डीआर हो, एफएमए हो या और भी जो अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 10,000 रुपये आपको पेंशन में मिलेंगे। अब इसको लिंक करते हैं पेंशन के जो पॉइंट नंबर 1 से, जो एश्योर्ड पेंशन है उससे। उसमें यहाँ बोला गया है कि अब अगर आप अब सपोज करिए कोई पेंशनर्स है या कर्मचारी है 15 से 20 साल में अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो क्या भी उसको भी 10,000 रुपये मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया है कि 10 साल की सेवा तो आपको मिनिमम करनी है। अगर आप इससे ऊपर करते हैं तो आपकी 25 वर्ष की जो न्यूनतम है सेवा, आपको उसको लेकर के वहां पर आप मिनिमम आपको प्रोपोर्शनेट आपको दी जाएगी। सपोज आप 15 साल की, सपोज आप 20 साल की सर्विस करते हैं तो आपको क्या 10,000 रुपये मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 25 साल की जिस हिसाब से होगी आपको उसके हिसाब से थोड़ा घटते क्रम में आपको वहां पर से आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ना कि 10,000 रुपये। तो ये चीजें जो है वो क्लियरली मेंशन की गई हैं। जब गजट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। अभी लोगों के बीच में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या उसको भी, कि सपोज कोई 11 साल से लेकर के 24 साल तक की सर्विस करता है उसके बीच में, तो उसको भी क्या 10,000 रुपये मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश से जो नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आप थोड़ा सा क्लियरली देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि उसको प्रोपोर्शनेट के तौर पे वहां पर लिया जाएगा और उसी प्रोपोर्शन में उसके हिसाब से उसको वहां पर चीजें दी जाएंगी, पेंशन उसमें दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो 11,000 रुपये 11 से 24 साल तक की सर्विस करेगा उसको वहां पर ये नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स प्रोपोर्शनेट फॉर लेजर सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी 10 साल से 24 साल के बीच में करेगा तो उसको उसी हिसाब से उसके प्रोपोर्शनेट में आपको उसकी सैलरी उसकी पेंशन वहां पर बनाई जाएगी, जिसमें कई सारी चीजें ऐड होंगी। तो ऐसा नहीं है कि 10 से 11 से 24 साल की सर्विस के बीच में आपको सिर्फ 10,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपने पॉइंट नंबर यहाँ पर 1 और 3 देख लिया, जिसमें एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड आपकी न्यूनतम पेंशन थी। अब बात करते हैं एश्योर्ड फैमिली पेंशन की। अगर आपकी कर्मचारी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे ठीक पहले की उसकी जो पेंशन थी उसका 60% उसकी फैमिली पेंशन को या उसकी फैमिली को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। तो 60% आपका पेंशन यहाँ पर हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जो महंगाई सूचकांक है उसके बेसिस पर ही आपकी जो है पेंशन तय होगी। यानी कि जैसे जैसे अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सभी कंट्रीज की बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड जो है मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, तो उस मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के बेसिस पर ही आपकी पेंशन बढ़ेगी। ऐसा नहीं है जो एक बार पेंशन फिक्स हो गई वही पेंशन फिक्स हो जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक API-CIW का आंकड़े बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से आपका डीआर बढ़ता जाएगा और उसमें आपकी जो बेसिक पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 का ये इसका मतलब ये क्लियरली मेंशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महंगाई जो सूचकांक है वो सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये बड़ा लोगों के बीच में पेंशन स्कीम में डाउट रहा है कि इसको कैसे इसमें पढ़ा जाए। तो आप थोड़ा इसको देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश को टोटल बताऊंगा और आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पेंशनर्स को समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे पेंशनर्स के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि इस 5 नंबर पॉइंट का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आपको महंगाई राहत, यानी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर बेसिस, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर आपका जो डीआर मिलता है वो, साथ ही साथ सेवा कर्मचारियों के मामले में एक मुश्त भुगतान, यानी आपको जो एक साथ एश्योर्ड जो पेमेंट मिलेगा वो, साथ ही साथ आपकी ग्रेच्युटी, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी रिटायरमेंट की तिथि पर आपके जो मासिक
परिलब्धियां हैं, यानी कि जो मॉल्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो आपका वेतन था और प्लस डीए था, उसका 1/10 का हिस्सा जो रहेगा आपकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए भुगतान की सुनिश्चित पेंशन की मात्रा इससे कम नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली आपकी जो आपको एश्योर्ड आपकी ग्रेच्युटी वो मिलेगी, आपको एश्योर्ड आपकी एक साथ जो एक मुश्त लमसम आपको जो अमाउंट मिलता है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर चीजें होंगी वो भी होंगी। इसके अलावा इसमें आपकी जो पेंशन होगी वो कैसे यहाँ पर होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों यानी कि मासिक मॉल्यूमेंट्स जितने भी होंगे उसमें वेतन प्लस डीए होगा, उसका 1/10 हिस्सा। साथ ही साथ आपके सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने यानी कि आपने जो भी फाइनल 6 मंथ आपकी हुए होंगे सेवा के, उस भुगतान से आपकी सुनिश्चित मात्रा उससे कम नहीं हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा इसमें डिसीजन लिया गया। अब हम जानेंगे कि एनपीएस और ओपीएस कैसे अलग है, यूपीएस क्या अंतर है, इन सब के कंट्रीब्यूशन से लेकर हर जरूरी बात हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स के लिए एक ही सारी चीजों में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या होगा, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और सारी चीजों पर यहाँ पर हम जानेंगे। एक ही वीडियो में आप सारी चीजें देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने आपको पता है मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं कि यह एनपीएस और ओपीएस से कैसे अलग है। सारे 8 पॉइंट बताएंगे हम जिसमें कैसे इसमें क्या डिफरेंस है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के समांतर पेश किया गया। अब सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस का चुनने के लिए एक विकल्प होगा। ये पेंशन सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम अभी चालू है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और इससे क्या लाभ मिलने वाला है। आपको सबसे पहले बता दूं कि इसका यूपीएस का फायदा 23 लाख सेंट्रल कर्मचारियों को, साथ ही साथ जो 67 से 68 लाख राज्य कर्मचारी उनको फायदा मिलेगा, यानी टोटल 90 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस के बारे में। इसमें और भी कई सारी चीजें डिटेल में बताएंगे हम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई नई पेंशन योजना है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका फायदा 23 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा मिलेगा। इस स्कीम में कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन यानी फिक्स्ड एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा, जैसे कि मैंने अभी नोटिफिकेशन में बताया था। इस पेंशन के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल सर्विस करना होगा। कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जस्ट उससे पहले मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ ही मिनिमम एश्योर्ड पेंशन के तहत जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपए बेसिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। उसमें अलग जो उसके डीआर होंगे और सब और जो भी चीजें होंगी उसमें सारी चीजें देखी जाएंगी। अब बात करते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट है कि यूपीएस का लाभ सिर्फ केंद्र कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन एनपीएस के तहत आपको पता है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी इसका अकाउंट ओपन करा सकते थे। एनपीएस के तहत 2 सुविधाएं थी, टीयर 1 और टीयर 2, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अब दूसरे पॉइंट की डिफरेंस की बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, आप सभी को पता है जो ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए काटा जाता है। अब जो है बड़ा अपडेट आया है कि यूपीएस में आपका जो सेम अमाउंट था कर्मचारी का वो 10% ही कटेगा, लेकिन सरकार ने अपना हिस्सा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले आपको पता है 2019 में 10% गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराई थी, यानी एम्प्लॉयर आपको 10% देता था। फिर 2019 में इसमें बढ़ा करके एम्प्लॉयर का जो परसेंटेज था वो 14% किया गया। अब जो है फिर से इसमें बड़ी छलांग लगा दी गई है और अब इसमें 18.5% का योगदान गवर्नमेंट करने जा रही है, यानी कि आपका जो 10% कटता था उसको सेम अमाउंट में ही रखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5 यानी कि 18.5% रख दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे कि ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता जो डीए लागू होता था, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई स्कीम नहीं होती थी। अब बात करते हैं यूपीएस में, तो वही यूपीएस में महंगाई के हिसाब से आपको महंगाई राहत दिया जाएगा, यानी कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होगा उसके बेसिस उसी तरह से आपको यहाँ पर सारी चीजों पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पर ओपीएस अभी यूपीएस आगे चलती है, ओपीएस और यूपीएस आगे चल रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक बड़ी रिटायरमेंट के वक्त एक बड़ी रकम जो रिटायरमेंट के बाद आपको दिया जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय जो ग्रेच्युटी निश्चित नहीं होती, क्योंकि एनपीएस जो है आप सभी को पता है कि वो शेयर मार्केट पर पूरा डिपेंड है। शेयर मार्केट के जिस हिसाब से अप्स डाउन्स होते हैं उसी तरीके से उसमें होगा, लेकिन यूपीएस में जो ग्रेच्युटी होगी उसके वक्त आपको एक बड़ी रकम आपको वहां पर दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं
यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा नहीं, यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब गजटेड नोटिफिकेशन आएगा वो वहां पर क्लियर करेगा। लेकिन जब ओपीएस होता है उसमें किसी तरीके का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो एनपीएस में रिटायरमेंट के शेयर बाजार का पैसा जो उसमें मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है वहां पर इनकम टैक्स को लेकर के। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। ओपीएस और यूपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन देने के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि ओपीएस और जो ओपीएस और यूपीएस है उसमें रिटायरमेंट के समय पेंशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, लेकिन एनपीएस में आपको पता है कि आपको पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और 60% पेंशन से आप 60% यानी 60% से आपकी पेंशन बनती है। पॉइंट नंबर 7 देख सकते हैं हम। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए बेसिक आपको देने का प्रावधान होगा। वहीं ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। अब पॉइंट नंबर 8 की बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिकल रिम्बर्समेंट से रिलेटेड है। आपने अगर कल पूरा डिटेल में पीआईबी की तरफ से जो वीडियो कैबिनेट बैठक हुई थी वो अगर देखा होगा तो वो सारी चीजें आपको वहां पर समझ आ जाएंगी। यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, जी हाँ दोस्तों, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस वो प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन एनपीएस में इसमें कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये डिटेल में आपको मैंने 8 पॉइंट्स बताए। आप अगर ये पूरा जो भी मैंने आपको बताया है इसका प्रिंट आउट चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके एक पीडीएफ फॉर्म में जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब जगह शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको बस यस लिखना है। यस लिखने के बाद वहां से आपको ये पूरी जो डिटेल में इतना टाइम लगा मुझे सब पीडीएफ बनाने में, पूरी चीजें लाने में, हर इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट बताने में, काफी चीजें समझने में काफी टाइम लगा है, तो आप भी इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। आपका लाइक ही हमारे चैनल, हमारी जो मेहनत होता है उसका फल होता है। और इसके अलावा अब यूपीएस के होने के बाद में फिर से मैं बात करूंगा उसी की कि क्या क्या आगे चीजें फिर से इसमें जो है ऐड हो सकती हैं। यूपीएस होने के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो एसोसिएशन हैं वो फिर से अब 18 मंथ्स के डी और डीआर का एरियर्स, पेंशन में 5-10-15% की बढ़ोतरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी, साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग पर फिर से चर्चा करेगी, और आगे आने वाले दिनों में इसमें भी बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। और अभी भी अगर आप